नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। सर्किट हाउस पहुंचे केरल के राज्यपाल ने रामचरितमानस पर हो रही राजनीति को लेकर कहा, एक ही चीज पर व्यक्तियों की सोच में हो सकता है अंतर। हरिश्चंद्र महाविद्यालय के छात्रों ने कॉलेज प्रशासन के विरोध में किया पिंडदान। जमीनी विवाद के चलते दो पक्ष भिड़े, पुलिस ने किया बीच बचाव। और बीएचयू के एमएससी के छात्र ने विषाक्त खाकर की आत्महत्या। और अब खबरें विस्तार से। सर्किट हाउस पहुंचे केरल के राज्यपाल ने रामचरितमानस पर हो रही राजनीति को लेकर कहा कि एक ही चीज पर व्यक्तियों की सोच में अंतर हो सकता है। वाराणसी के सर्किट हाउस पहुंचे केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने रामचरितमानस पर हो रही राजनीति पर कहा कि अगर मीडिया का योगदान हो तो कोई विवाद बनेगा ही नहीं। उन्होंने कहा कि हम उन्हीं चीजों को ज्यादा तवज्जो देते हैं जिससे विवाद होता है। मतभेद होना लोकतंत्र का लाजमी हिस्सा है और एक ही चीज को लेकर व्यक्तियों की सोच में अंतर हो सकता है क्योंकि हर किसी का अपना अलग नजरिया होता है। इस्लामिक धार्मिक फतवे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि ये सभी आज नहीं आए थे, जब आए थे तब आए थे और आज किसी को ये भी नहीं पता होगा कि किसने पत्र जारी किए और इन सब चीजों को व्यक्ति को साधारण तरीके से लेना चाहिए और इसे अहमियत नहीं देना चाहिए। अगर मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आपका योगदान हो तो विषय तो विवाद तो कोई बनेगा ही नहीं। मतलब हम उन्हीं चीज़ों को ज़्यादातर बहुत तवज्जो दे के छापते हैं जो जिससे फिर मतभेद हो। अगर आप थोड़ा सा उसमें ज़रा सा परिवर्तन कर लें अपने एटीट्यूड में तो शायद विवाद ना बने, क्योंकि मतभेद तो लोकतंत्र का लाजमी हिस्सा है, उसमें कोई खास बात नहीं। अपनी बात कहने का सबको हक है। फाइनली तो जो देश की जनता जो चाहती है, फिर ये भी कोई ज़रूरी नहीं। आपकी जो एक ही चीज़ के लिए एक आदमी की समझ एक हो सकती है और उन्हीं शब्दों के लिए या उन्हीं वाक्यों के लिए या उन्हीं पंक्तियों के लिए दूसरा आदमी उसका अनुवाद या उसकी व्याख्या अलग ढंग से कर सकता है। तो वो अधिकार मानिए कि वो हर किसी को वो अधिकार है। मैं तो ये मानता हूँ कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु देखी तीन मूरत है। इस समय सर, वर्तमान समय में इस्लामिक धार्मिक जो फतवे जारी हो रहे हैं, क्या लगता है कि कहीं न कहीं उसको राजनीतिक हथियार बनाया जा रहा है राजनेताओं द्वारा? बात तो ये है कि जब आप ये कहते हैं कि इस समय जारी हो रहे हैं, तो इसमें भी वही एक छुपी हुई बात है कि जैसे कुछ अनहोनी चीज़ हो रही है ताकि उसकी न्यूज़ वैल्यू बने। मैंने तो इस्तीफा 86 में दिया था। मेरे खिलाफ कितने कुफ्र के फतवे आए थे, वो इस समय आए थे। कब आए थे? कितने साल पहले आए थे? सर सैयद ने अलीगढ़ बनाया था अब से 1875 में। कितने फतवे आए थे? वो आज आए थे। ये सब चलती रहती हैं चीज़ें, इन्हें नॉर्मल एक उसमें लीजिए। कोई फतवे देने वालों का किसी का नाम याद नहीं है, किसी को। जिनके खिलाफ फतवे दिए गए उनको सब लोग इज्जत करते। हरिश्चंद्र महाविद्यालय के छात्रों ने कॉलेज प्रशासन के विरुद्ध पिंडदान कर छात्र संघ चुनाव तिथि घोषित करने की मांग की। हरिश्चंद्र महाविद्यालय के प्रांगण में चुनाव की तिथि घोषित करने की मांग को लेकर लगातार धरनारत छात्रों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। गुरुवार को 11वें दिन महाविद्यालय प्रांगण में कॉलेज प्रशासन को सद्बुद्धि प्रदान करने की कामना को लेकर पिंडदान किया गया। छात्रों ने मिलकर हर हर महादेव के उद्घोष के साथ पिंडदान कर तत्काल चुनाव कराने की मांग की।
छात्रों ने कहा कि अगर चुनाव की तिथि निर्धारित नहीं की गई तो आगे भी आंदोलन जारी रहेगा। इस दौरान प्रमुख रूप से शिवम पटेल, आनंद मौर्य, राहुल सिंह, रवि गुप्ता, मोनू कुमार आदि बड़ी संख्या में छात्र शामिल रहे। जी आज क्या कर रहे हैं आप? आज हम लोग विगत 10 दिनों से इस कॉलेज प्रशासन के खिलाफ धरने पर बैठे हैं छात्र संघ के चुनाव को मांग को लेकर, लेकिन कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन और बाहर पुलिस प्रशासन कॉलेज संपन्न कराने के पक्ष में नहीं है। इसलिए कल हमने सौदा किया था और आज हमने कॉलेज प्रशासन का पिंडदान किया है। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि जल्द से जल्द कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन छात्र संघ का चुनाव संपन्न कराएं। अगर मांग पूरी नहीं होती तो आगे किस तरह का विरोध चलेगा? आगे हम सभी गांधी के सिद्धांतों पर चलने वाले लोग हैं और हम सभी उनको दिखाना चाहते हैं कि जैसे हम लोग एकदम शांतिपूर्वक, अगर जैसे कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन नहीं मानता है, हम लोग कोई उग्र आंदोलन नहीं करेंगे। हम लोग गांधीवादी तरीके से आराम से अपना पक्ष रखेंगे और विभिन्न तरीके से, जैसे कल हमने सौदा किया, आज पिंडदान किया, कल त्रयोदशा का भी काम हम लोग करेंगे और उसी तरीके से हम कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को जगाने का काम करेंगे कि वो हमारे फेवर में आके हमारे साथ में कॉलेज प्रशासन और छात्र नेताओं के साथ मिलकर जल्द से जल्द चुनाव की तिथि घोषित कर दें और हमारा चुनाव करा दें। जमीनी विवाद के चलते दो पक्ष भिड़ गए, वहीं पुलिस ने बीच बचाव कर दोनों पक्ष को थाने ले गई। जमीनी विवाद के चलते गुरुवार को दो पक्ष आमने सामने आ गए। एक पक्ष जिसका जमीन पर कब्जा है, उनका कहना है कि प्रॉपर्टी राजेश गुप्ता के नाम से है, जबकि दूसरे पक्ष के पहुंचे वकील शैल सिंह के नाम से कोर्ट का आदेश लेकर पहुंचे। प्रथम पक्ष की ओर से वकील दुर्गेश गुप्ता का कहना था कि जिस आदेश को दूसरा पक्ष लेकर पहुंचा है वो किसी व्यक्ति को खड़ा कर गलत तरीके से आदेश कराया गया है। आदेश में जमीन की नापी को भी नहीं दिखाया गया है। दूसरे के नाम की दूसरे की नापी की जमीन को दिखाकर हमारी जमीन को कब्जा कराने पुलिस पहुंची है। दोनों पक्षों में बहस के बाद गाली गलौज शुरू हो गई। जब दोनों पक्षों में हाथापाई शुरू होने लगी तभी लालपुर थाना प्रभारी पंकज कुमार ने बीच बचाव कर दोनों पक्षों को थाने लेकर पहुंची। राजेश गुप्ता के नाम पे ये मेरे छोटे भाई हैं और ये स्पेसिफिक चौहती का मेरे पास पीला कार्ड है। ये एक कोई अराजी जो खजूरी में कहीं स्थित है उसका कोड किसी फेक बंदे को खड़ा करके एक पार्टी आदेश लेके मेरे मकान को बताते हुए खाली करा रहे हैं, जो कि टोटली गलत और इलीगल है। और ये जो है जितेंद्र नाम की प्रॉपर्टी नहीं है, राजेश गुप्ता की प्रॉपर्टी है। अगर राजेश गुप्ता के नाम पे ऑर्डर लेके आइए, स्पेसिफिक चौहती का खाली कराइए। मैं यही बात बार बार कह रहा हूँ पुलिस वालों से, इन लोगों से, इस प्रॉपर्टी को जिसको कोर्ट का ऑर्डर आप दिखा रहे हैं वो कोई और प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी नहीं है। आप पुलिस को, कोर्ट को मिसगाइड करते हुए एक हमारे प्रॉपर्टी को हड़पना चाहते हैं, कोर्ट में जो इनके नाम से उसमें प्रॉपर्टी है ही नहीं। इनके नाम दावा दाखिल है, उसमें अराजी नंबर और चौहती क्यों नहीं दी आपने? नंबर नहीं है उसमें। आपने उस मकान की जो मैं आप कहते मैं कब्जा किया, इसकी चौहती आपने क्यों नहीं दी? क्या उसमें चौहदी वगैरह नहीं? कुछ नहीं, इनके कुछ ऑर्डर में कोई चौहती नहीं है, कोई नाम भी सही नहीं है, आदमी का नाम लेके आ रहे हैं। चाहते क्या है? मैं चाहता हूँ कि मेरे नाम से अगर वो ऑर्डर रहे, मेरी चौहती का ऑर्डर रहे, तब तो मैं कार्रवाई करने दूंगा। नहीं तो अगर मेरी प्रॉपर्टी में पुलिस वाले या कोई बंदा जबरिया अतिक्रमण करता है तो मैं उसके खिलाफ मुकदमा करूंगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी मेरी है। मैं इसका लीगल पेपर दिखा रहा हूँ। ये लोग गलत तरीके से पुलिस को मिसलीड कर रहे हैं। इस मकान की चौहती नहीं है। अगर मेरे साथ ये गलत किया था तो ये मेरा भाई आत्महत्या करेगा और ये पेट्रोल फूंक के मरेगा पुलिस के सामने। बीएचयू के एमएससी के छात्र ने विषाक्त खाकर आत्महत्या कर ली। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एक छात्र ने हॉस्टल में विषाक्त पीकर आत्महत्या कर ली। छात्र का नाम आशीष कुमार नामदेव था। वो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में एमएससी फाइनल ईयर का छात्र था। छात्र डालमिया हॉस्टल के रूम नंबर 91 में रहता था। अनुमान है कि दोपहर 1:50 पर आशीष ने जहर पिया। कुछ देर बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। उसी दौरान बगल के कमरे के छात्र अचानक उसके कमरे में पहुंचे। उसकी हालत देखकर वो घबरा गए। आनंद फानन में उसे सरसुंदर लाल चिकित्सालय ले गए, जहां गुरुवार सुबह आईसीयू यूनिट में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। लंका थाने की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मर्चरी में रखवा दिया है। वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन ने आशीष के परिजनों को सूचित कर दिया है। ये एमएससी का स्टूडेंट था और कल वो कोई विषाक्त पदार्थ खा लिया था। इसको जैसा हम लोगों ने इसके पारिवारिक जनों से बात हुई और उसकी हिस्ट्री देखी गई तो कुछ डिप्रेशन का पेशेंट था और पहले से कुछ इसका इलाज चल रहा था। तो
अब उसी कंडीशन में उसने कोई विषाक्त पदार्थ पी लिया था कल, और कल से इलाज चल रहा था, आज उसका देहांत हुआ। सर ये 2017 में भी एक बार शिकायत करने का प्रयास किया था, तो क्या मामला था? अब 2017 के मामले के विषय में मैं अवगत नहीं हूँ, तो बिना अवगत हुए मैं उस विषय में बात नहीं कर। कहाँ का रहने वाला था? ये रीवा MP का रहने वाला छात्र है। क्या परिजनों को बता दिया गया? हाँ, परिजन है, उनके पिताजी यहाँ पे आ चुके हैं। और सर इसके दवा भी चल रहा था कि इसके डिप्रेशन का इलाज पहले से कहीं चल रहा था। अब एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते कि BHU से चल रहा था या कहीं बाहर से चल रहा था, लेकिन कहीं इलाज चल रहा था कई सालों से। DAV PG कॉलेज के शंकर दयाल यादव को उनके पुत्र तनिष्क संग सम्मानित किया गया। DAV PG कॉलेज के केंद्रीय ग्रंथालय के शंकर दयाल यादव को उनके पुत्र तनिष्क के साथ सम्मानित किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय के NCC के समन्वयक और कार्यवाहक प्राचार्य डॉ सत्य गोपाल ने बताया कि आज हमारे लिए एक विशिष्ट पल रहा जब हमने DAV कॉलेज के केंद्रीय ग्रंथालय के अपने कर्मठ साथी शंकर दयाल यादव को उनके मेधावी पुत्र तनिष्क के साथ सम्मानित किया। DAV के विद्यार्थी तनिष्क ने 26 जनवरी के राजपथ पर परेड में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर सभी को गौरवान्वित किया। हमने DAV कॉलेज के केंद्रीय ग्रंथालय में ग्रंथालय समन्वयक के रूप में शिक्षा और सुरक्षा साथ साथ के भाव से तनिष्क को मां सरस्वती का प्रतीक पुस्तकों के समक्ष सम्मानित किया। ग्रंथालय के सभी सहयोगियों में बेहद हर्ष और गौरव का भाव रहा कि उनके बीच के सहयोगी का पुत्र सबको गौरवान्वित होने का मौका दिया। हमारे कॉलेज के लिए और हमारे बटालियन जो 89 बटालियन है BHU से गवर्न होता है, उस बटालियन के लिए बड़ा ही गौरवपूर्ण दिन है कि हमारे कॉलेज के कैडेट जो हमारे 26 जनवरी के प्रेस्टिजियस परेड है जिसको कि हम RDC परेड कहते हैं, उस RDC परेड में शिरकत किया। और ये बड़ा ही कठिन सिलेक्शन होता है। मैं इसके विषय में कुछ बताना चाहता हूँ कि 3 महीने के अथक परिश्रम के बाद बच्चों का, कैडेट्स का सिलेक्शन होता है जिसमें सारी ट्रेनिंग दी जाती है, चाहे उसकी फिजिकल ट्रेनिंग हो और कुछ मेंटल ट्रेनिंग भी है। सारी विधाओं में वेपन ट्रेनिंग है, परेड है, और सारी विधाओं में यदि पारंगत हो कैडेट तो उसका चयन लखनऊ के लिए होता है। और स्टेट में चयन होने के बाद इन लोगों का एक कैंप अलग से होता है और उस कैंप में सिलेक्शन के बाद ये लोग दिल्ली जाते हैं। तो दिल्ली में 26 जनवरी के जो परेड हुए उसमें हमारे कॉलेज के सीनियर कैडेट तनिष्क ने भाग लिया। और जो तनिष्क हमारे कैडेट है, ये पहले भी हमारे जो बटालियन का 589 बटालियन का यूनिट है उसके सीनियर रहा है और यहाँ भी कमांड किया है, और वहाँ भी जाकर इसने अपनी अभूतपूर्व क्षमता का परिचय दिया। और ये हमारे कॉलेज के लिए, इस बनारस के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए ये बड़ा ही गौरवपूर्ण क्षण और गौरवशाली दिन रहा है। कितनी खुशी है आज विद्यालय परिसर में लोगों ने खुशी जाहिर किया, मिठाई खिलाया? खुशी का तो मेरे ठिकाना ही ना रहा। मुझे काफ़ी खुशी हुई जब कॉलेज के साथ में सम्मान हुआ। क्या कहना चाहेंगे, आगे क्या योजना है, किसका योगदान था? योगदान हमारे अध्यापक NO सर का था, मेरे माता पिता का था और बाकी मेरे दोस्तों का था, जिन्होंने मुझे डेली मोटिवेट किया मुझे जाने के लिए RDC के लिए। आगे क्या योजना होगी देश के लिए जिस तरह से ये कार्य कर रहे हैं? देश के लिए तो मैं खाली अपना बेस्ट दे सकता हूँ। देश के लिए मैं देश का नाम हमेशा रोशन करने का क्षमता रखता हूँ। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल LKG to senior secondary 10+2 affiliated to CBSE New Delhi, situated on the bank of Holy River Ganga, state-of-the-art computer lab, smart classes for better understanding, physics practical lab, modern chemistry lab, special classes for music, playway method for fast learning, big playground for sports like basketball, etc. Permanent big stage for cultural activities. Better learning from
experienced and trained teachers, safe and be sure transport facility. So join us today. Bal Vidyalay Madhyamik School, Campus, Prahlad Ghat and Padao, Dumri, Varanasi. Mobile 800-918-1549 and 9451938476 and 800-9181-568. खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। BHU समन्वित ग्रामीण विकास केंद्र द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान संकाय के समन्वित ग्रामीण विकास केंद्र में ग्रामीण विकास के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। डॉक्टर भूपेंद्र प्रताप सिंह, परियोजना अधिकारी, BHU ने बताया कि ये केंद्र BHU के IMS के डायरेक्टर रहे डॉक्टर KN उड़प्पा ने स्थापित किया था। इस केंद्र का उद्देश्य ही ग्रामीण क्षेत्रों का कैसे विकास हो, इसके लिए किया गया था। उन्होंने बताया कि गांव के विकास से ही सबका विकास होना है। 1980 में जब इस तरह की परियोजना बनी थी तब 80% लोग गांव में ही रहते थे। डॉक्टर भूपेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि आज हम लगभग 100 गांव में ऐसे ही कार्य योजना चला रहे हैं। कई जिलों में हमारी टीम जाती है वहां के किसानों को समझाना और उन्हें खाद से लेकर मत्स्य पालन, मुर्गी पालन आदि के विषय में विस्तृत जानकारी देना और सरकार की योजनाओं से अवगत कराना जैसे कार्य करते हैं। यह केंद्र जो है आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के जो डायरेक्टर थे KN उड़प्पा सर, उनके द्वारा 1980 में इस केंद्र की स्थापना हुई और इस केंद्र का उद्देश्य ही ग्रामीण लोगों का कैसे विकास हो, ये भारत सरकार की सोच थी। और 1980 में पूरे देश में पहला केंद्र है जो किसी विश्वविद्यालय में ग्रामीण विकास पे कैसे काम हो, कैसे हम उनको मदद करें, कैसे उनका विकास हो, क्योंकि उसका थीम ये था कि जब तक गाँव का विकास नहीं होगा, भारत का विकास नहीं होगा और गांव में गरीबी, गांव में शिक्षा, गांव में अवेयरनेस नहीं जाएगी तो हमारी आबादी, जिस समय ये योजना बनी थी सन 80 में, 80% 85% गाँव पे ही निर्भर थी। इसी उद्देश्य से बना था और आज भी अनवरत, जिसका उदाहरण पिछले समय जो हमसे पूर्व के लोग थे, इतना काम किया कि चिरई गाँव का आज मुरब्बा अचार पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। वो इसी सेंटर पर डॉक्टर शैलेंद्र त्रिपाठी सर थे, उन्हीं के द्वारा वहाँ पे ट्रेनिंग दी गई, वहाँ पे लोगों को जोड़ा गया विश्वविद्यालय से और सरकारी जो मदद होती है, चाहे वो पैसे से मदद हो, चाहे सरकारी और योजनाएं हों, उनसे जोड़ के किया गया। तो आज चिरई गाँव आपको दिखाई दे रहा है कि कितना विकास हुआ। अब तो मान लीजिए स्टार्टअप का और एक समय बदल गया, आजकल तो सरकारें बहुत योजनाएं सरकार की है जिसमें आपको मदद मिली। उस समय तो किसी को मालूम ही नहीं था कि सरकार के द्वारा मुझे क्या मदद है। तो ये KN उड़प्पा साहब और महामना की ये जो संस्था में समन्वित ग्रामीण विकास केंद्र खुला, यह बहुत लाभ दिया। यहाँ पे ऑर्गेनिक जो है हमारे यहाँ खेती के लिए कैसे क्या क्या ज़रूरत है, देखिए आप नीचे अभी आप चलेंगे दिखाएंगे, वर्मी कंपोस्ट की खाद भी हम लोग बनवा रहे हैं। और इस समय तो बंद है, चूँकि उड़प्पा साहब जब थे तो उस समय चूँकि वो मेडिकल के चिकित्सा जगत से जुड़े थे तो वो मेडिसिनल प्लांट यहाँ लगवाए थे। अभी नीचे है कुछ लगा है, अभी दिखाएंगे आपको, क्योंकि हम लोग को उतनी जानकारी नहीं, लेकिन हम लोगों ने भी जोड़ा है। काय चिकित्सा के OP सिंह हैं, KK पांडे सर हैं, द्विवेदी सर हैं, आयुर्वेद वालों को हम लोगों ने जोड़ा है कि आप लोग आइए सर, हम लोग फिर से इसकी शुरुआत की जाए। यहाँ च्यवनप्राश भी बनता था, यहाँ अगरबत्ती भी बनती थी, लेकिन उस समय क्या था कि केवल एक प्रोग्राम के तौर पर भारत सरकार से इसको मान्यता मिली थी, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट एंड प्रोग्राम, इसीलिए आज भी IRDP कहा जाता है इस सेंटर को। लेकिन अब क्या है कि हमारा सेंटर आफ्टर ग्रेजुएशन, स्नातक के बाद BA, BSc, BCom कुछ भी के बच्चे आते हैं, मास्टर डिग्री का सेल्फ फाइनेंस कोर्स हमारे यहाँ चल रहा है। एप्पल मोबाइल के इंटेलिजेंस द्वारा हुई छापेमारी के संदर्भ में दुकानदार मिलन ने अपना पक्ष रखा। एप्पल मोबाइल के इंटेलिजेंस ने वाराणसी में छापेमारी की। इस दौरान अर्दिली बाजार स्थित मिलन एंटरप्राइजेज नामक दुकान पर छापेमारी की गई, जहां से लाखों के डुप्लीकेट एप्पल एक्सेसरीज बरामद होने की बात सामने आई है। वहीं इस बीच मिलन एंटरप्राइजेज के मालिक मिलन ने इस संदर्भ में अपना पक्ष रखा और जानकारी दी।
कंपनी के कुछ एप्पल के लोग आए थे, कुछ सामानें मिली थी, क्या है वो? उसमें क्या है भैया कि जैसे हमारा नए का भी काम है, सेकेंड हैंड का भी काम है, रिपेयरिंग का भी काम है, एक तीनों चीज़ों का हमारा काम है। तो कस्टमर जैसे आते हैं हमें अपना फ़ोन देते हैं एक्सचेंज वगैरह करने को, तो उसमें जैसे आप क्या एसेसरीज दे रहे हैं हमें सेकेंड हैंड में, तो हम ये पूछते नहीं कि आप कौन सा लोकल अडाप्टर दे रहे हैं, लोकल केबल दे रहे हैं। अब जो बंदा 6-7-8 हज़ार का छोटा मॉडल एक्सचेंज कर रहा है वो भैया कॉपी ही देगा, बट ऑब्वियस बात 3 या 4 हज़ार कवर अडाप्टर नहीं देता है। और वही था, उसमें एक डब्बे में हमने रखा हुआ था, वो डब्बा वो उनको मिला, वो ले गए। और बाकी जो दुकानदार हैं जलन की भावना से जो डाल रहे कि नकली आईफोन मिला तो नकली फ़ोन तो मिला, एयरपॉड्स मिले, ये वाले, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पेपर में भी पढ़ेंगे, कहीं भी जो भी कटिंग वटिंग है, एप्पल वाले जो भी अपना इंटरव्यू थी उसमें साफ साफ बोले एसेसरीज थी, पार्ट्स था उसमें। अब जैसे ये मोबाइल है, इसमें एक आईफोन के अंदर 200 पार्ट्स हैं, इसमें स्पीकर है, सिम ट्रे है, वाइब्रेटर है और ऑन ऑफ स्विच है, पता नहीं क्या क्या XYZ। तो एक फ़ोन के अंदर 200 पार्ट्स हैं। अब एक नज़र में तो आपकी एक आईफोन है, लेकिन जब ये पेपर में आएगा तो कैसे आएगा कि 200 पार्ट, 200 सामान मिला, 200 स्पेयर पार्ट्स नकली बरामद हुआ, बैटरी नकली, वो भी नकली नहीं था, वो भी किसी, जैसे रिपेयरिंग का हमारा काम है तो रिपेयर वाले जैसे फ़ोन में हमने नई बैटरी लगाई, पुरानी हम एक डस्टबिन में रख देते थे संभाल के, कार्टून में कभी काम आ जाएगी। भैया हर दुकानदार रखता है, सिर्फ मैं नहीं, पूरे वाराणसी नहीं, ऑल ओवर इंडिया। और बैक कवर भी मिले थे। बैक कवर तो भैया जैसे सेकेंड हैंड का काम है, बेचते हैं वैसे ही नहीं है बैक कवर टेम्पर्ड ग्लास। जैसे सेकेंड हैंड का काम है, मान लीजिए आप आए अपना फ़ोन दिए एक्सचेंज करने के लिए, मान लीजिए कोई भी फ़ोन है, अब आपका पुराना कवर तो हम एक डब्बे में वो भी रख देते थे कि किसी कस्टमर को ज़रूरत हो तो अपना, भैया जब हम नहीं बेचते, भैया आपको उसमें तो कोई पसंद आ रहा आप ले जाओ, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो जो मेरे यहाँ आते हैं कस्टमर, उनको भी ये बात पता है, वो कितने लोग लेके गए हैं ऐसे, तो बस वही था, वो भी वो ले गए। जबकि मैंने उनको बोला भी कि भैया हम नहीं बेचते, हमारा कवर ववर का काम नहीं है, हमारे सिर्फ फ़ोन्स का काम है, लेकिन नहीं, वो जो अब उनको एप्पल है तो लिखना है। और दुकानदार इतने हमारे अपोनेंट हैं कि वो मसाला मिर्चा लगा के इतना बड़ा चढ़ा के बोला जिसकी कोई लिमिट नहीं। कुछ नहीं, एप्पल के, हाँ एप्पल जैसे कुछ ना कुछ तो भैया अब उनको मिला है, अब चाहे वो कैसे भी मिला, उनकी नज़र में तो मेरी दुकान से मिला भैया, उनको मैं ये नहीं बता सकता कि भैया वो मेरे कस्टमर का या मेरा रिपेयरिंग का काम है XYZ। आपके ऊपर कोई मुकदमा अभी तक तो पता नहीं, अब देखिए जो भी होगा। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में युवा महोत्सव के आयोजन के संदर्भ में प्रेस वार्ता की गई। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी ने बताया कि छात्र कल्याण अंतर विश्वविद्यालय युवा महोत्सव उमंग 2023 का आयोजन आगामी 10 व 11 फरवरी को किया जा रहा है, जिसमें महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के अतिरिक्त अन्य राज्य विश्वविद्यालय प्रतिभाग करेंगे। इस समारोह के उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि प्रोफेसर प्रदीप कुमार शर्मा, कुलपति महाराजा सुहेलदेव, राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ तथा समापन सत्र के मुख्य अतिथि प्रोफेसर अवधेश सिंह विधायक पिंडरा होंगे। उन्होंने बताया कि आगामी 10 फरवरी को सांस्कृतिक शोभा यात्रा का आगाज दीक्षांत मंडप से गांधी अध्ययन पीठ सभागार तक सुनिश्चित है। इसके बाद गांधी अध्ययन पीठ सभागार में उद्घाटन कार्यक्रम संपादित होगा। स्थापना दिवस को हमने युवा महोत्सव के साथ एक साथ मिला के बड़े स्तर पे कार्यक्रम शुरू किए हैं। ये कार्यक्रम हमारे सांस्कृतिक शोभा यात्रा से शुरू होंगे और इसमें जो भी हमारे संकाय अध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, हमारे बच्चे, वो सभी प्रतिभाग करेंगे। ये शोभा यात्रा विश्वविद्यालय परिसर से मेन रोड पे होते हुए गांधी अध्ययन पीठ में जाके संपन्न होगी और इसके बाद जो हमारा कार्यक्रम है युवा महोत्सव वाला वो शुरू करेंगे। 11 बजे हम लोगों ने उद्घाटन रखा है युवा महोत्सव कार्यक्रम का, जिसमें आजमगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी आएंगे, उन्होंने सहमति दे दी है। इसके बाद के सारे कार्यक्रमों में हमारे कला संबंधी जितने भी परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं या G20 के ऊपर वाद विवाद प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, ये सारा कार्यक्रम पहले दिन का कार्यक्रम होगा। दूसरे दिन भी जितो अलग अलग गतिविधियां जिनका विवरण हमने अभी दिया है और आप लोगों को अलग से उपलब्ध भी कराया जा रहा है, वो सारी प्रतियोगिताएं अगले दिन भी चलती रहेंगी और इस पूरे 2 दिवसीय कार्यक्रम का संपन्नता जो है 11 तारीख को आफ्टरनून में होगी, जिसमें हमारे पिंडरा के विधायक और हमारे पूर्व आचार्य वो आके प्रतिभाग करेंगे और हमारे उसके चीफ गेस्ट होंगे उस मौके पे।
और इस वैलिडिक्टी फंक्शन में जो भी विजेता होंगे उनको ट्रॉफी वगैरह देके हम लोग सम्मानित करेंगे। इसके साथ ही साथ G20 के दूसरे जो कार्यक्रम हैं विश्वविद्यालय में, जैसा आप सभी को विदित है, वो 27 ऑफ लास्ट मंथ से हम लोग लगातार करते आ रहे हैं और वो कार्यक्रम आज भी चले हैं। और कल भी हम लोग एक G20 के बारे में जो बच्चों को कई बार पता नहीं है, कई बार अध्यापकों को पता नहीं है, तो उनका एक ट्रेनिंग सेशन करेंगे जो कल 11 बजे शुरू होगा और उसमें 300-350 के करीब हमारे स्टूडेंट्स जो हमारे विभिन्न परिसरों के होंगे, मुख्य परिसर के, गंगापुर परिसर के, भैरव तालाब के, NTPC के, इसके साथ ही साथ महाविद्यालय के बच्चों को भी बुलाया गया है ताकि उनको G20 के बारे में सेंसिटाइज कराया जा सके। सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल्स बनारस की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ। सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल्स बनारस के बाबतपुर कैंपस का वार्षिकोत्सव उद्घोष 2023 आगामी 12 फरवरी को विद्यालय प्रांगण में आयोजित किया जा रहा है। जयपुरिया स्कूल्स बनारस के चेयरमैन दीपक कुमार बजाज ने बताया कि उद्घोष 2023 एक अनूठा सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा जिसमें भारत की गौरव गाथा थीम पर बाबतपुर कैंपस के 900 से अधिक बच्चे विशाल मंच पर अपनी भावपूर्ण प्रस्तुति देते हुए भारत के गौरवमय इतिहास से लेकर अब तक की यात्रा और भविष्य की मंजिलों से जुड़ा व्यापक संदेश देंगे। कार्यक्रम के अंतर्गत गीत, संगीत, नृत्य नाटिका आदि का भव्य प्रदर्शन किया जाएगा। इस अवसर पर मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होंगे। सर, कितने तारीख को क्या कार्यक्रम जयपुरिया द्वारा किया जा रहा है, क्या खास है इस बार? सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल्स बनारस बाबतपुर कैंपस द्वारा 12 फरवरी को शाम को 5 बजे से वार्षिक उत्सव उद्घोष का आयोजन है, जिसकी इस वर्ष की थीम भारत की गौरव गाथा है। एक विशाल मंच पे 945 बच्चे जो है इसके ऊपर सांस्कृतिक प्रोग्राम प्रस्तुत करेंगे। कल हमारा भारत देश क्या था, आज क्या है और यहाँ से G20 तक आने की जो यात्रा है उसके बारे में बच्चे जो है नाट्य रूपांतर से और एक प्रस्तुति देंगे। साथ ही साथ इस प्रोग्राम में मुख्य अतिथि के रूप में कौशल राज जी शर्मा जो हमारे मंडलायुक्त हैं वो पधार रहे हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट और ध्यानचंद अवार्डी साक्षी मलिक जी जो कि कुश्ती की पहलवान हैं वो आ रही हैं। साथ ही साथ उनके पति सत्यव्रत केदान जी जो अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हैं और कॉमनवेल्थ गेम में रजत मेडलिस्ट हैं, वो विशिष्ट अतिथि के रूप में यहाँ आ रहे हैं। कितने बजे से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, कब तक चलेगा? ये कार्यक्रम 4:30 बजे से शुरू होकर के 7 बजे तक चलेगा। बीएचयू वैदिक विज्ञान केंद्र में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वैदिक विज्ञान केंद्र के समन्वयक डॉक्टर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी ने बताया कि आगामी 11 व 12 फरवरी को बीएचयू वैदिक विज्ञान केंद्र के सेमिनार हॉल परिसर में वैदिक न्याय शास्त्र और समकालीन विश्व पर इसके प्रभाव विषयक 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस विषय पर देश विदेश के अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय विद्वान, विचारक एवं विधिवेत्ता व्याख्यान देंगे। उन्होंने कहा कि सम्मेलन के आयोजन का उद्देश्य संपूर्ण वैदिक साहित्य में निहित विधिक ज्ञान के शोध का प्रसार करना है। विधि शास्त्र समकालीन विश्व पर इसका प्रभाव, इस विषय पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी है। यह 2 दिवसीय है, 11 एवं 12 फरवरी। वैदिक विज्ञान केंद्र के जो एनेक्सी बिल्डिंग उसमें नवीनतम जो हमारा जो कॉन्फ्रेंस हॉल है उसी में आयोजित है। इसमें देश विदेश से लगभग 12 विदेशी प्रतिभागी इसमें उपस्थित हो रहे हैं। श्रीलंका, म्यांमार, जर्मन, इंग्लैंड आदि देशों के भी प्रतिभागी इसमें भाग ले रहे हैं। साथ साथ भारत के 20 प्रांतों के इसमें आधुनिक विधि शास्त्र के लॉ कॉलेज ऑफ स्कूल के जितने भी वहाँ पर डीन डायरेक्टर्स और उसके जो अध्येतागण हैं, शोध छात्रगण हैं, और इसके साथ साथ जो भारतीय ज्ञान परंपरा के जुड़े हुए जो विद्वान हैं, इस विषय के जो विषय विशेषज्ञ हैं, उन दोनों के साथ संवाद हो रहा है। इसमें उद्घाटन सत्र में विधि आयोग के पूर्व न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस BS चौहान जी उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि हैं। और उसमें उद्घाटन में जो की नोट एड्रेस कर रहे हैं वो स्वामी माधव प्रियदास जी जो अहमदाबाद से, जो इस विषय के अच्छे एक्सपर्ट हैं हमारे वैदिक विधि शास्त्र के, वो की नोट स्पीकर हैं।
साथ साथ संपूर्ति सत्र में विधि आयोग के जो वर्तमान जो अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी जी हैं और मुख्य अतिथि जो है वो ट्रिब्यूनल लॉ के जो है चेयरमैन जस्टिस आनंद भूषण जी आ रहे हैं। कब से कब चले? ये जो है उद्घाटन सत्र तो 10 बजे से 10 से 12 है 11 को, और 12 तारीख को 4:40 शाम जो है से लेकर के 6:30 या 40 मिनट 2 घंटे तक का संपूर्ति सत्र है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। सर्किट हाउस पहुंचे केरल के राज्यपाल ने रामचरितमानस पर हो रही राजनीति को लेकर कहा, एक ही चीज पर व्यक्तियों की सोच में हो सकता है अंतर। हरिश्चंद्र महाविद्यालय के छात्रों ने कॉलेज प्रशासन के विरोध में किया पिंडदान। जमीनी विवाद के चलते 2 पक्ष भिड़े, पुलिस ने किया बीच बचाव। और बीएचयू के एमएससी के छात्र ने विषाक्त खाकर की आत्महत्या। तो इतिहास के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।